हेलो दोस्तों, CSC गेट प्रोफाइल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोग के लिए जनरल एप्टीट्यूड का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। तो चलते हैं अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट की। तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ए मैसन कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 220 सेंटीमीटर क्रॉस 300 centimeter cross 350 centimeter with the bricks each of size 22.5 centimeter cross 11.25 centimeter cross 8.75 centimeter, and it is assumed that 1 by 8 space is covered by the mortar. Then the number of bricks used to construct the wall is। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है तो हम लोग थोड़ी सी समझते हैं इसके मतलब को। बोल रहा है कि मैसन मतलब होता है कोई मिस्त्री, ठीक है ना, या तो फिर किसी भी वैश्विक गुप्त वंश जिसके कोई सदस्य, ठीक है ना, जो काम करता हो, ठीक है ना। हम लोग एक तरह का राजमिस्त्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो राजमिस्त्री क्या करता है, एक दीवार को कंस्ट्रक्ट करता बनाता है जिसकी डायमेंशन कितनी है 220 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 350 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें जो ब्रिक्स लग रहा है, जो ईंटें लग रही है, उसकी साइज दिया हुआ है, ठीक है ना, 22.5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 8.75 सेंटीमीटर। एंड इट इज अज्यूम डेट, और ये अज्यूम करता है कि 1.8 मतलब 1/8वां जो भाग है ये स्पेस कवर करता है मोर्टर। मोर्टर क्या होती है, जैसे सीमेंट, ठीक है ना। सीमेंट इतना स्पेस को कंज्यूम करता है। तो बताइए कि द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल इज। तो ये दीवार को खड़ा करने में कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जब आपकी सीमेंट मोर्टर है, मोर्टर आपका कितना कर रहा है 1.8 भाग, टोटल भाग कितना 1। इसमें से जब आप 1 में से 1/8 आप माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। तो 7/8 पार्ट में आपका टोटल का टोटल ईटा लगेगा। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आपको जब निकालनी है, ठीक है ना, इतने में टोटल में ब्रिक्स लगेगा। तो ब्रिक्स आपको निकालनी है तो क्या करिएगा, टोटल दीवार का जो वॉल्यूम होगी, वॉल की जो वॉल्यूम होगी, ठीक है ना, उसमें यदि प्रत्येक ईंट की वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका स्पेस लिखना भाई 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 220 इंटू 300 इंटू 350, ठीक है, बाई आपका ईच नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ईच साइज ऑफ ब्रिक्स, तो उसकी वॉल्यूम आप फाइंड आउट करिएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा, टोटल कैंसल आउट करिएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 11,200। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है, रीजनिंग का पोर्शन है। ये बोल रहा है कि इफ 3 शार्प एज ए हच, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं 3 शार्प 5 इक्वल टू -20, 1 शार्प 4 इक्वल टू -30 एंड 6 शार्प 5 इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 शार्प 9। इसे हम लोग शार्प भी बोल सकते हैं या तो फिर आप हच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है 4 शार्प 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हम देखेंगे ये टोटल फाइंड आउट जब करेंगे, ठीक है ना। तो 3 शार्प 5 आपका दे रहा है -20, तो ये किस तरह से दे रहा है, तो हम लोग इस तरह से करते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, अब इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा -20। फिर उसके बाद
1 शार्प 4 है, ठीक है ना। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना, -3। अब इंटू 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -30 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू 10 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -5 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -50, ठीक है ना, -50, जो आपका ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है देयर आर 3 कार्ड्स इन अ बॉक्स, both sides of one card are black, both sides of one card are red, and the third card has one black side and one red side. We pick a card at random and observe only one side. What is the probability that the opposite side is the same color as the one side we observe? ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं कि भाई ये बड़ा क्वेश्चन है, इसे पढ़ने में टाइम लगेगा, छोड़ दो चलो। लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में 3 कार्ड है, ठीक है ना, और एक जो कार्ड है उसका दोनों साइड जो है ब्लैक है, ठीक है ना, मतलब दोनों साइड आपका ब्लैक है, और दूसरा जो कार्ड है उसका भी दोनों साइड क्या है, रेड है, ठीक है ना, और एक तीसरा जो कार्ड है उसका एक साइड ब्लैक है और दूसरा साइड रेड है, ठीक है ना। अब इसमें से कोई एक कार्ड को रैंडम निकाल दिया गया, निकालने के बाद एक साइड से ऑब्जर्व, मतलब एक साइड से ही देख रहा है, तो उसको इस प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आपको फर्स्ट साइड देखे, मान लीजिए कि हमें रेड, तो आप ये अज्यूम करिए कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दूसरे साइड भी रेड ही होगा, या तो फिर फर्स्ट साइड आप देखें कि ये ब्लैक है तो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दूसरे साइड भी ब्लैक ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑब्जर्व करना है। तो बताइए यहाँ पर जो दिया हुआ है तो वैसी सिचुएशन, मतलब सेम कलर की सिचुएशन कितने बन सकते हैं, तो टोटल आउटपुट आपका कितना है, तो 3, मतलब 3 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने हो सकते हैं, 3, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम कलर, तो सेम कलर किसके, या तो ब्लैक ब्लैक होगा या तो रेड रेड होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी कितने हो सकती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी होगी वो 2 होगी, ठीक है ना, और आपका टोटल पॉसिबिलिटी 3 होगी। तो ये जो आप निकालिएगा, ठीक है ना, सेम कलर के लिए, तो ये हो जाएगा 2/3, सिंपल सा आंसर 2/3, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बुक इज थिन, मतलब बुक इज थिन इज रिटन एज सी पोरे, ball is heavy is written as T Nari, inserting book is written as Kasi, and dead ball is written as they T. How is that interesting written in the code language? ठीक है ना। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है डेट इज इंटरेस्टिंग रिटन इन द कोड लैंग्वेज, मतलब डेट इज इंटरेस्टिंग को क्या हम लोग राइट कर सकते हैं, क्या लिखा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए बुक इज थिन और बॉल इज हैवी, तो देखिए इज और इज यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो इज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इज यदि कॉमन इसमें मिल रहा है तो इसके जो कोडिंग है उसमें क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो आर ई है रे, वो आपका क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो इज का रे हो जाएगा, ठीक है ना। हमको किसका किसका निकालना है, डेट इज इंटरेस्टिंग का, तो इज का तो निकल गया। अब दूसरा में देखिए हमें क्या करना है, डेट बॉल इज रिटन एज DETI, ठीक है ना। अब देखिए अब उसी तरह से यदि बॉल को देखें तो बॉल इज हैवी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, और बॉल यहाँ पर भी आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना, और बॉल आपका यहाँ पर भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो बॉल और बॉल मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ से आपका क्या मिलेगा, फाइंड आउट होगा, बॉल को यदि फाइंड करिएगा तो आपका मिल जाएगा टी, तो बॉल को तो हमें यहाँ से TI मिल गया, ठीक है ना। तो हैवी तो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, हैवी के क्या हो जाएगा NA, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जहाँ पर NA हो, ठीक है ना, या जहाँ पर TI हो, तो ये तो होगा नहीं, तो जहाँ पे NA हो वहाँ जहाँ पे TI हो, ये दोनों तो ऐसे ही आपका चला गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब क्या है,
अब बुक और थिन देखिए यहाँ से बुक और थिन के लिए हमें क्या क्या यूज हो रहा है, सी या तो फो, दो में से कोई एक होगा। तो सी अपो जहाँ रहेगा वो भी नहीं होगा, तो सी यहाँ पर आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन विधि, ठीक है ना, आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया। बट ऐसे आप फाइंड आउट करिएगा, सारे को आप राइट करिएगा, तो वहाँ से भी आप डेट इज इंटरेस्टिंग का निकाल सकते हैं। डेट का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है ना, डेट का यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो डेट का आप फाइंड आउट करिएगा, तो डेट का आपका आ जाएगा DE, ठीक है, और ईच का आपका आ जाएगा RE, और इंटरेस्टिंग का आ जाएगा KA, ठीक है। तो ये आपका फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस तरह से करेक्ट होगा। तो आप जिस तरह से बनाते हैं बस आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 से कर ले, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है कि जो आपका 6 पार्टिसिपेंट जो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो बीकी है जो ब्राउन कलर डॉग स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना, तो लेफ्ट से आपका थर्ड, तो 1 2 थर्ड पे बीकी है, उसके पास ब्राउन पग है, ठीक है ना, दे दिया ब्राउन पग वाई, ठीक है ना। उसके बाद आपके क्या है, स्वाटिश डॉग इज डालमेंटियन, ठीक है ना, ब्रीड। अब स्वाति का क्या है, डालमेंटियन जो है वहां पे ब्रीड है, एंड इज ब्लैक स्पॉटेड इन कलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वाति के बारे में अभी पहले से नहीं बताया, तो देखिए देयर इज ओनली वन ब्लैक स्पॉटेड डॉग इज स्टैंडिंग इन बिटवीन ऑरेंज कलर जर्मन स्पेड एंड व्हाइट कलर इज फाउंड, मतलब कि जर्मन कलर और पावर व्हाइट जो है उस कलर के बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका स्वाति आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर आपका अलग आगे बोल रहा है कैंडिडेट्स हु आर एक्सट्रीम एंड्स, मतलब जो सबसे लास्ट में है, हैव गोल्डन एंड व्हाइट कलर डॉग्स, गोल्डन एंड व्हाइट कलर्स डॉग्स, गोल्डन एंड व्हाइट कलर डॉग्स, ठीक है ना। अब देखिए गोल्डन एंड व्हाइट कलर्स ये आपका आ गया है, मतलब आपका लेफ्ट में सबसे लास्ट, ठीक है ना। वंदना इज एट राइट एक्सट्रीम, वंदना को राइट एक्सट्रीम मतलब लास्ट एंड पर है, ठीक है ना। एंड हैज अ व्हाइट कलर डॉग, ये भी व्हाइट कलर डॉग रखा हुआ है, ठीक है ना। काली इज राइट ऑफ बिक्की, बिक्की के राइट में, तो बिक्की यहाँ थर्ड लेफ्ट से थर्ड पे है, तो यहाँ से इसका राइट काली हो गया, ठीक है ना। हु इज हैविंग ए पग, अरुण इज हैविंग ए गोल्डन लवर्डर, अरुण क्या है, गोल्डन लवर्डर, तो ये आपका रखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। स्टैंडिंग एडजेसेंट ऑफ माइनस, माइनस के एडजेसेंट मतलब बगल में है, तो माइनस आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये रखा हुआ है ब्लैक डोबरमैन, तो ये आपका ब्लैक डोबरमैन को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनली इस तरह से आपका फिगर आउट आएगा, ठीक है ना। फिगर आउट आने के बाद आपका क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन को आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसमें आपका टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुली आपको इसको बनाना है, थोड़ी सी टाइम देना है, ठीक है ना, और आराम से आप इसको बनाइएगा, ठीक है ना। चलते हैं देखिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट इज कलर ऑफ डॉग ब्रीड पग इन द कंटेस्ट, तो यहाँ पर आपका कलर ऑफ डॉग ब्रीड पग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, ब्रीड पग, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आएगा ब्राउन, ठीक है ना, ब्राउन पग, देखिए है ना। तो यह ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में डोबरमैन एंड डालमेटिन में के बीच में कितने आपका डॉग है, तो देखिए डोबरमैन आपका कहाँ पर है, डोबरमैन आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। और उसके बाद डालमेटिन कहाँ पे है, तो देखिए डालमेटिन यहाँ पर है, तो ये दोनों के बीच में कितना है, तो 1 और 2, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है कि द कलर ऑफ लेवाडोर एंड पोमरनैन आर रेस्पेक्टिवली, दोनों का कलर बताना है, लेवाडोर का और पोमरनैन का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो लेवाडोर का है वो आपका क्या है, गोल्डन है, यहाँ से एल छूटा हुआ है, ठीक है ना, लेवाडोर होगा, ये गोल्डन आपका है। और फिर उसके बाद पोमरनैन का क्या है, देखो ये आपका वाइट है, तो क्या हो जाएगा गोल्डन एंड वाइट, तो गोल्डन एंड वाइट जो कि ऑप्शन सी के साथ है, तो ऑप्शन सी के साथ ये मैच कर रहा है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है
कि टू ट्रेन्स हुज रेशियो ऑफ स्पीड इज 5:7 कैन क्रॉस ए वर्टिकल पोल in 12 seconds and 15 seconds respectively. Find the time in which they will cross each other if they are going in opposite direction. आपका यहाँ पे दो तरह का ट्रेन दिया हुआ है, दो ट्रेन का रेशियो दिया हुआ है स्पीड का 5:7, ठीक है, 5:7, और जो आपका फर्स्ट ट्रेन है वो एक पोल को 12 सेकेंड में पार कर जाता है और दूसरी आपका 15 सेकेंड में पार करता है. तो फाइंड द टाइम विच दे विल क्रॉस ईच अदर, मतलब कि अब एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. तो इसका सिंपल सा एक हम फार्मूला बता दें. तो ये होता है ax प्लस बी वाई बाई एक्स प्लस वाई, वेयर ये इज टाइम ऑफ ट्रेन्स या टाइम ऑफ यानी कार, ठीक है ना, कुछ भी एनीथिंग जो भी है, ठीक है ना, तो टाइम बताएगा, ठीक है ना, ए, और एक्स आपका क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है ना. तो एक्स और वाई जो है आपका रेशियो ऑफ स्पीड है, ठीक है ना. तो आप यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा. तो ए का वैल्यू यदि 12 रखते हैं तो इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस यदि आप बी का वैल्यू 15 रखते हैं तो इसके लिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, बाई एक्स प्लस वाई. तो एक्स प्लस वाई, तो ये 7 + 5 = 12, ठीक है ना. अब इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो ये 6 + 105/12 आएगा, ठीक है ना. आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 13.75 सेकेंड, जो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है. तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या बोल रहे हैं कि देयर वर 45 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल. ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 13 न्यू स्टूडेंट्स द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस increased by Rs 35 per day while the average expenditure per head diminished by Rs 4. What was the original expenditure of the mess? आपको यहाँ पर बताना है कि जब आपके कोई एक हॉस्टल है उसमें 45 स्टूडेंट पहले से रह रहा, अब न्यू एडमिशन आपका 13 बच्चे ले लिया है, ठीक है ना. तो उसमें क्या होती है कि जो एक खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना, उसमें से आपका मेस का चार्ज बढ़ जाता है, कितना, 35 रुपीज़ पर डे, ठीक है ना. तो एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो पर हेड डिमिनिश्ड हो जाता है, मतलब घट जाता है, कितना, 4 रुपीज़ के साथ, ठीक है ना, 4 रुपीज़ के साथ आपका माइनस हो जाता है. तो यहाँ पर बता रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, मतलब कि इसका ओरिजिनल खर्चा कितना, मतलब जब 45 स्टूडेंट था तो वो आपका कितने खर्च पड़ रहा था, ठीक है ना. तो मैं यहाँ से आपका एक लेट करूँगा. लेट क्या करूँगा मैं कि आपका पर हेड जो आपका एक्सपेंडिचर था वो कितना था, एक्स था. तो 40 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, 45 स्टूडेंट का 45x. इसमें से आपका टोटल खर्चा में से कितना इंक्रीज कर गया है, अब 35 इंक्रीज कर गया है, ठीक है ना. अब टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 58 हो गया. उसकी खर्चा कितनी थी, x थी, और x में से कितना आपका 4, मतलब 4 जो है ये इतना आपका घट गया, मतलब डिक्रीज कर गया है, ठीक है ना. अब इसे आप जब कैलकुलेट करिएगा तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगी 267/13, ठीक है. ये आपका एक्स का वैल्यू आएगा. तो हमें ओरिजिनल खर्चा निकालना है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना है. तो यहाँ पर 45 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे. जब 45 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका फाइंड आउट होगा 924.23 रुपीज़, जो आपका ऑप्शन डी में है. तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 आपके क्या बोल रहे हैं कि ए इज 4 times एज प्रोडक्टिव एज सी एंड बी इज हाफ एज प्रोडक्टिव एज ए. They together started a work but B left after 15 days.
and does the work got completed in 2 days more than the number of days in which it was supposed to complete. Find the total number of days in which the work got completed. यहाँ पर बोल रहा है कि ये की जो वैल्यू है वो सी से क्या है 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यदि सी 1 है तो ये 4 हो जाएगी। अब बी का जो वैल्यू होगी वो ए से हाल्फ है, तो मतलब कि ए से हाल्फ तो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेशियो आपका बन गया 4:1 का रेशियो बन गया है, ठीक है ना। अब इसी से हमें फाइंड आउट करना है कि बी जो है 15 डेज के बाद आपका क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है। तो फिर जितना टाइम तीनों मिलकर काम करता था, ठीक है ना, उससे 2 दिन ज़्यादा लग जा रहा है। तो बताना कि वो पहले कितना काम करता था और उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो टोटल अब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा जब भी 15 दिन के बाद छोड़ कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए थोड़ा सा थ्योरी लेकर आया हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए आपके लिए यहाँ से थ्योरी लेकर आया हूँ मैं। देखिए क्या बोल रहा है, आपका यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 2 डेज लेफ्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए बी भी आपका जब लेफ्ट नहीं होता है 15 डेज तक तो एक काम करेगा ना साथ मिलकर। तो देखिए अब 15 डेज तक आपका काम किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ आपका काम कौन कर रहा है, ए और सी मिलकर, मतलब 4:1 वाले काम कर रहा है। तो कितने दिन में, तो एक टाइम पूरा लगता है, उसमें से 15 डेज आपका कर चुका है और उसमें भी 2 डे एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना। तो ये वाला फिर इक्वल टू किसका हो जाएगा, जो टोटल काम करता है, ठीक है ना, टोटल डेज कितना ले रहा है, तो ठीक है ना। तो टोटल डेज ये हो गया। अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगी आपका 20। तो एक्स आपका क्या है, एक्स आपका है कि मतलब टोटल काम एक्स दिन में हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल काम मतलब तीनों मिलकर 20 डेज में करता है। लेकिन बी जब 15 डेज पहले छोड़ देता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो 2 दिन जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो 2 दिन इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 22, ठीक है ना। तो अब जो काम कंप्लीट होगा वो 22 डेज में होगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी 22 डेज है, तो इसलिए यहाँ पर 22 सही है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सी करेक्ट है। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन, जितने भी आपका क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया था, टोटल 10 क्वेश्चन, वो आपका कंप्लीट होता है। और बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए थैंक यू।